नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, भगवान ने हम सभी को एक बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख आते ही रहते हैं, परंतु हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और धैर्य और हिम्मत के साथ हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दर्शकों, जब भी हम कभी उदास होते हैं तो अक्सर म्यूज़िक सुन लिया करते हैं। अच्छे सिंगर ना होते हुए भी हम गाने गुनगुना लेते हैं। तब हमें ऐसा लगता है जैसे कि संगीत के सिवा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तब संगीत हमारा एक अच्छा मित्र बन जाता है। वैसे तो संगीत को दुनिया का एक नायाब खजाना माना गया है। संगीत केवल आपके कानों को ही मधुर नहीं लगता, बल्कि आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में मदद करता है। तो दर्शकों, आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने संगीत की दुनिया में गायकी से कई लोगों के दिलों में प्यार और जगह बनाई है। आज हमारे बीच मौजूद हैं द्वीपों के जाने माने गायक श्री अनंत राम जी। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके परिवार में कितने लोग हैं। मैं अंडमान में ही पैदा हुआ। मेरे पिताजी का जन्म भी अंडमान में हुआ और एक्चुअली मेरे जो फोर फादर थे वो बिहार गया से आए थे, एज ए फ्रीडम फाइटर यहाँ आए थे जी। तो यहीं पे रह के फिर ऐसा ऐसा यहीं पे बस गए। तो मेरे परिवार में माता जी है और वाइफ है, 2 बेटे हैं। तो आपने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। मेरी जो स्कूली शिक्षा यहीं पे पोर्ट ब्लेयर में ही मैंने कंप्लीट किया और इसके साथ ही ग्रेजुएशन भी मैंने पोर्ट ब्लेयर से ही किया। JNRM कॉलेज हुआ करता है, वहाँ से मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। तो आपका संगीत की ओर रुचि कैसी हुई। संगीत के प्रति मैं जब 11th-12th क्लास में पढ़ता था तो उस समय आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर ये रुझान आया संगीत के प्रति। हालांकि मैं बचपन में मुझे कोई मतलब रुचि नहीं थी संगीत में। तो 11th-12th के बाद में फिर मैं जब कॉलेज आया तो वहाँ से संगीत का थोड़ा और मतलब ज़्यादा मतलब चाहत पैदा हुआ। तो वहाँ से फिर मैंने संगीत शुरू किया कॉलेज से। जी जी। तो कॉलेज के ही दिनों में आपको ये पता लग गया था कि आपको संगीत में अपना करियर बनाना है। जी बिल्कुल। कॉलेज में ऐसा हुआ, एक वाक़या मैं बताता हूँ। हम जब फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिए तो फ्रेशर्स का एक प्रोग्राम हुआ, मतलब वहाँ हमेशा होता था फ्रेशर्स और सीनियर्स के साथ में एक आपस में मतलब एक मुलाकात होता है। तो उसमें मेरे दोस्त लोग मतलब बोले कि नहीं आपको भी एक गाना गाना है। तो मैं इससे पहले कभी स्टेज में मैंने कभी गाया नहीं था। तो वहाँ से मतलब मैंने जब वहाँ पे जो गीत गाया तो जितने सीनियर्स थे वो मुझे कंधे में उठा लिए। तो कंधे में उठा के मतलब बहुत अच्छा मतलब मैं रातों रात वहाँ से स्टार बन गया एक तरह जी। से। जी जी, तो आपने कॉलेज के दिनों में जो गीत गाया था वो आज हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहेंगे। हाँ ज़रूर। मैं वो गीत ऐसा था, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। ये गीत था। जब आप गाने लगते हैं तो लोगों को तो पता चल ही जाता है,
तो जब आपने गाना शुरू किया था तब आपके घर वाले और आपके दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी? दोस्त लोग तो कॉलेज के दिनों से ही मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर रहा, क्योंकि दोस्तों के इनक्रेजमेंट से ही मैं आगे बढ़ा। और इसके साथ ही साथ मेरे परिवार का भी बहुत सपोर्ट रहा, वो भी मुझे हमेशा से सपोर्ट करते रहे इस संगीत के क्षेत्र में आगे आने के लिए। जी, आप गायन के क्षेत्र में हैं, तो किस गायक को आप अपना आदर्श मानते हैं? जब मैं कॉलेज में गाना शुरू किया तो उस समय बॉलीवुड के पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार जी बहुत मतलब पॉपुलर थे, तो मैं उसके गीत मैं बहुत ज़्यादा गाता था, तो मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ, जी किशोर कुमार दा को। जी। तो आज किशोर कुमार जी का कोई गीत आपकी आवाज़ में आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर सुनाएंगे। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। तो अपनी इस सुरीली आवाज़ को और मधुर बनाने के लिए आप कोई वाद्य यंत्र भी बजाते हैं? हाँ, सुरीली अपनी आवाज़ को और मधुर बनाने के लिए मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, सिंथेसाइजर जिसे कहते हैं, तो मैं कीबोर्ड भी बजाता हूँ। जी। जी। तो अंडमान में आपने ये वाद्य यंत्र बजाना कहाँ से और कैसे सीखे? मैं जब गाता था तो उस समय लाइव ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, तो लाइव ऑर्केस्ट्रा में तो जब मैं गाता था तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो म्यूजिशियन थे, वो कीबोर्ड बजाते, तो उनको मैं देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ करता था, मतलब उस समय तो मेरी भी इच्छा होती थी कि काश मैं भी कीबोर्ड बजा सकूं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी रुझान कीबोर्ड बजाने के प्रति हुआ, तो मैं कीबोर्ड लेके घंटों ऐसे ही बैठता था बिना गुरु के ही। पहले तो मैं ऐसे ही अपने आप से ऐसे ही बजाता था, फिर वो बजाते बजाते फिर म्यूजिशियंस उस समय काफ़ी थे हमारे साथ में जो ग्रुप के, तो उनके साथ में बजाना शुरू कर दिया। तो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरा संगीत में अच्छा पकड़ बन गया बजाने की जो। तो वहाँ से फिर आगे मैं 4-5 साल के बाद में मैं फिर मेलैंड में आके मतलब पियानो का ट्रेनिंग किया, फिर उस तरह हमारा संगीत का सफ़र चलता रहा। जी, उन दिनों के जो आपके साथी कलाकार थे जिनको आप देख के सीखते थे, उन कलाकारों के आप नाम बताना चाहेंगे? हाँ, उस समय एक कीबोर्ड बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में, आज हमारे बीच नहीं है वो, मोहन उनका नाम था, मिस्टर मोहन। तो उनको देख के, और श्री AH नूर मोहम्मद जी थे, वो उनको देख के मैं एक तरह से मेरे अंदर भी ये रुचि पैदा हुई कि मैं भी कीबोर्ड बजा सकूं। जी। जी। तो अनंत जी, आप इतना अच्छा गाते हैं, आप वाद्य यंत्र भी बहुत अच्छा बजाते हैं और आपको संगीत का भी बहुत ज्ञान है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको अपने खुद के गीत कंपोज करने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। फिल्मी गीत गाते गाते मेरे अंदर में ये इच्छा, ये दिल में आया कि मैं नहीं कुछ अपना भी कंपोजिशन होना चाहिए, कुछ अपना भी गीत को करना चाहिए। तो मैं रियाज़ करते करते फिर कुछ कंपोजिशंस भी मैंने फिर किए उस तरह से। जी। तो आकाशवाणी रेडियो में और टीवी में भी मतलब काफ़ी इस तरह का कार्यक्रम मैंने वहाँ पे मतलब किए। जी। तो आज आपकी कोई कंपोजिशन आप हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। एक देशभक्ति गीत है। जी। देशभक्ति सुनो या रोमांटिक गीत सुनो? जी, जो आप
आपका जो आपकी पसंद हो? चलिए, रोमांटिक तो बहुत सारे होते हैं। एक देशभक्ति गीत है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। एक देशभक्ति गीत है, हमारे दीपों के ही बहुत अच्छे गीतकार है मिस्टर राजेश जी, उनका लिखा हुआ है, तो वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अर्पित सुमन करो, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अर्पित सुमन करो। तीर्थ भूमि है अंड माँ, सब मिलकर नमन करो, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अर्पित सुमन करो, अर्पित सुमन करो। जी, बहुत ही अच्छा गीत है। तो आपने अंडमान में कभी लाइव शोज़ वगैरह, मतलब लोगों के सामने जाके आप कभी ऐसे गाए हैं? जब मैंने कॉलेज के टाइम से जब गाना शुरू किया था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज से ही काफ़ी ऑर्केस्ट्रा वाले जो बाहर थे, तो उनको जब पता चला कि कॉलेज में एक बहुत अच्छा सिंगर ऐसा है, गाता है, बहुत अच्छा गाता है, तो वो मुझे ऑफ़र करे। तो ऐसे करके मैं फिर कॉलेज से बाहर निकल के फिर स्टेज में मैंने गाना शुरू किया। तो लगभग हज़ारों शो मैंने स्टेज में कर चुका हूँ अब तक का। और अंडमान में कोई आइलैंड बचा नहीं है जहाँ पे मैंने शो नहीं किया। पोर्ट ब्लेयर से लेके मिडिल अंडमान बोलो, अप टू डिगलीपुर तक का बोलो, हड बे से लेके कैम्बल बे तक का, मैंने हर जगह शो किया। तो इतनी सारी जगहों पे आपने परफॉर्म किया है, तो आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ किया? मैं जहाँ पे भी परफॉर्म किया, मैं हर जगह मैंने एंजॉय किया। और ख़ासकर जब मैं दूर दराज क्षेत्र में जब हम जाके शो करते थे, तो मैं आज से 15-20 साल पहले की बात बताता हूँ जी। उस समय जब इंटर आइलैंड में जाके जब शो करना होता था, तो वहाँ पे मतलब वहाँ का क्या मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊँ। मैं हम जब स्टेज में जब गाने के लिए खड़े होते ना, तो कहाँ कितने दूर दूर तक मतलब लोग मतलब बैठ के ना वो सुनते थे। आज के ज़माने में जैसा आजकल तो टीवी, आजकल सब लोग सब टीवी में ही बस सुनते रहते हैं, तो उस समय टीवी उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तो गांव के लोग मतलब वो जो प्रोग्राम होता तो कहाँ से मतलब 4 घंटा 5 घंटा पहले ही आके वहाँ पे अपना आसन बिछा देते थे, वहाँ पे बैठ के। और जब प्रोग्राम 11, साढ़े 11, 12 बजे तक एक व्यक्ति भी टस से मस नहीं होता था और वो बैठ के आनंद लेते थे। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हर जगह पे, हर जगह पे। जी। तो अंडमान के बाहर आपको कभी ऐसे गाने का मौका मिला है? अंडमान के बाहर भी मैं गया, काफ़ी शो किया, जैसे कलकत्ता में गया, और कलकत्ता से लेके मैं कश्मीर तक का सफ़र किया। कश्मीर तक मैं जाके वहाँ पे शो किया। तो कश्मीर में मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। कश्मीर पे मैं पहलगाम में शो किया। कश्मीर में LOC है इंडिया का, एक गुरेज़ वैली एक जगह है, वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट को जाने की मनाही है। वहाँ 6 महीना बर्फ़ रहता है और 6 महीना ही टूरिस्ट जाते हैं। तो ऐसा एक सौभाग्य हमें मिला, मई जून का समय था जी। तो जब हम वहाँ पे गए तो LOC में एक गांव है, आखिरी गांव, मतलब पूरा मतलब इंडिया का आखिरी गांव, जी। इज़मर गांव नाम है, इज़मर गांव। तो रात को वहाँ पे मतलब जब आए तो वहाँ पे उन लोगों को पता चला कि भाई कलाकार लोग आए हैं, मतलब उनका एक शो होना चाहिए। जी। तो वो शाम को ही मतलब वहाँ पे एक शो ऑर्गेनाइज़ कर दिए। तो वहाँ पे मैंने मतलब वहाँ पे जो गाया, मतलब वहाँ पे 1-1.5 घंटा तक का कार्यक्रम हुआ। तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब वहाँ पे एक अलग अनुभव था वहाँ का भी। मतलब इतने अच्छे लोग और इतने मतलब गाना को पसंद करते, मतलब और इतने दिल के इतने अच्छे लोग, मतलब गाँव के, मतलब 1-1.5 घंटा पता ही नहीं चला कि मैं अंडमान में गा रहा हूँ कि कहीं और गा रहा हूँ। मैं देश के सबसे कोने वाले गाँव पे मतलब गा रहा था। तो एक बहुत अच्छा अनुभव, यादगार अनुभव रहा वो भी मेरी ज़िंदगी में। तो आप इतना अच्छा गाते हैं, आपने खुद के सॉन्ग्स कंपोज किए हैं और आपने कई स्टेज शोज़ भी किए हैं, आपको लोगों का इतना प्यार मिलता है, तो आपने कभी फिल्मों की ओर जाने का नहीं सोचा? फिल्मों की तरफ एक्चुअली जब मैं कॉलेज से निकला था
जी। तो उस समय भी एक ऐसा मौका मिला था, 93-94 की बात है। मैं बॉम्बे गया था उस समय। तो बॉम्बे में काफ़ी अपॉर्चुनिटी काफ़ी थी वहाँ पे भी। तो वहाँ पे कुछ उस समय दीवाना फिल्म का जो जब दीवाना फिल्म बनी थी शाहरुख खान की, उसके प्रोडक्शन कंट्रोलर थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुआ, जहाँ हम रहते थे वहाँ से मुलाकात हुई। तो वो मुझे मतलब मेरे गाने सुनकर मतलब वो बोले कि आप अगर यहाँ रुकेंगे तो मैं वहाँ पे एक्चुअली उस समय अगर आपको फिल्मों में आना है तो किसी न किसी होटल्स में मतलब गाना पड़ता था। तो तब जाके मतलब कोई अच्छे संगीतकार है, प्रोड्यूसर्स है, वो सुनते हैं, देखते हैं, वहाँ से मतलब फिर एक तरह से ये होता है। तो ये मेरे लिए भी उतना पॉसिबल नहीं था वहाँ पे रह के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा से होम सिकनेस भी था उस समय। अगर मैं वहाँ पे रहता तो फिल्मों में मैं अपना कैरियर बनाने के सोच सकता था। फिर मैंने सोचा नहीं, चलो पोर्ट ब्लेयर में ही आके, चलो पोर्ट ब्लेयर में रह के भी अपना संगीत को जारी रखे। जी। जी। तो आपने अपने गायन को और किस स्तर पर ले जाने का सोचा है? मैं जिस तरह मैं गाता हूँ, बॉलीवुड गाता हूँ, इसके साथ में कंपोजिशन भी करता हूँ। जैसा नॉन फिल्मी है तो भजन का भी कंपोजिशन करता हूँ। भजन का भी मेरा एक सीडी रिलीज़ हुआ था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। CS सर ने उसको रिलीज़ किया था। तो मैं चाहता हूँ बस अपने कुछ सॉन्ग्स को कंपोज करूँ, अपने गीत को, स्वरचित गीत को मतलब मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। तो जो आपने भजन कंपोज किए थे, उन भजन की कुछ लाइंस हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, ज़रूर सुनाएंगे, ज़रूर। मैंने जो भजन गाए थे, 8 भजन मैंने गाए थे। तो उन 8 भजनों को मुंबई के ही एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं, नारायण अग्रवाल जी, तो उनके लिखा हुआ ये भजन था। तो उसमें से मैं एक भजन आपको सुनाता हूँ। राम कलश है अमृत जल का, छलक छलक जो जाए। राम कलश है अमृत जल का, छलक छलक जो जाए। धन्य है प्राणी जो इस जल का एक बूंद पा जाए। राम कलश है अमृत जल का। जी, बहुत ही खूबसूरत भजन है ये। थैंक यू। भक्ति रस बहुत इसमें दिख रहा है। जी। तो अनंत जी, आप काफ़ी समय से गाने गा रहे हैं और पिछले समय में और आज के समय में संगीत में क्या बदलाव आए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। आज संगीत का स्तर काफ़ी बदल गया है। जी। हम फ्रैंकली आपको बताना चाहता हूँ, जब हम गाते थे उस समय, तो उस समय लाइव म्यूज़िक में गाते थे। आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय भी हम लाइव म्यूज़िक में गाते थे, तो म्यूजिशियन हुआ करता था। और आज का स्तर ऐसा है, मैं 8-10 सालों से मतलब यहाँ पे मतलब देख रहा हूँ, जो कैरियोके म्यूज़िक को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, सीखते नहीं हैं, बस कैरियोके म्यूज़िक में ही अपना गाते हैं, क्योंकि कैरियोके म्यूज़िक में जैसा संगीत है बस उसी स्तर पे उसी हिसाब से उनको गाना पड़ता है। तो काफ़ी बदलाव है। मैं एक बार दुखी हूँ इस बात से, क्योंकि कोई भी यहाँ पे लाइव म्यूज़िक मतलब करना नहीं चाहता है। तो ये कैरियोके म्यूज़िक क्या होता है, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? कैरियोके म्यूज़िक आज म्यूज़िक का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि कैरियोके म्यूज़िक का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ संगीत रहता है। किसी भी गाने का सिर्फ संगीत रहेगा, आवाज़ नहीं रहेगी। तो आवाज़ की जगह आपको अपने फ़ील करना है मतलब। तो वो एक तरह से अच्छा भी है अच्छे गायकों के लिए, जो जिसने सीखा है, जिनका सुर ताल अच्छा है। अगर कैरियोके म्यूज़िक में अगर परफॉर्म करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी। जी। तो आज के समय में कई ऐसे युवा हैं जो संगीत की ओर जाना चाहते हैं या फिर किसी और कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पर उनके पास या तो कोई मार्ग नहीं होता है या फिर उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो ऐसे युवाओं को आप
क्या कहना चाहेंगे? मैं अंडमान के हर युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप संगीत सीखिए। अंडमान में काफ़ी अच्छे अच्छे युवा कलाकार हैं जिनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन बस वो भी बस वो इमिटेट सिंगर, बस वो कॉपी सिंगर ही बन के रह गए। जी तो मैं जी चाहता हूँ कि वो अगर वो सीखे तो वो अपना संगीत में ही कैरियर बना के वो फोर व्हीलर से निकल के देश के कोने कोने तक जा सकते हैं। जी मैं जी जी युवाओं को मतलब ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो प्रॉपर रियाज कीजिए, आप सीखिए, संगीत को सीखिए, जी उसके बाद ही मतलब गाने की कोशिश कीजिए। जी जी। जी। तो कई ऐसे युवा हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है, उन्हें खुद पर विश्वास है, परंतु उनके माता पिता जो हैं वो उन्हें उस क्षेत्र में जाने देना नहीं चाहते। तो ऐसे अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हर माता पिता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चों में अगर प्रतिभा है, अगर टैलेंट है, देखिए संगीत किसी भी मतलब टैलेंट को ले लीजिए, खाली संगीत नहीं है, डांस है, संगीत है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में है। तो ये अगर बच्चों में अगर ये प्रतिभा है तो बच्चों को ज़रूर आगे बढ़ाइए, उनको एनकरेज कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। देखिए आज स्पोर्ट्स में भी देखिए, यहाँ अंडमान में स्पोर्ट्स में देखिए कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक मतलब यहाँ पे बच्चे यहाँ जाके मतलब परफॉर्म कर रहे हैं और मेडल्स, गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं। तो संगीत क्षेत्र भी ऐसे ही है। जी संगीत में भी प्रॉपर मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप मतलब बच्चों को इनकरेज करे और उनको आगे बढ़ाइए। जैसे आप टीवी में देखते हैं, हर आज जब भी आप टीवी खोलिए हर जगह म्यूज़िकल कॉन्सर्ट ही चल रहा है, म्यूज़िकल इवेंट ही हो रहा है, और वहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे भी मतलब परफॉर्म कर रहे हैं और इतने अच्छे लेवल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अंडमान में भी हर माता पिता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करे और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए भेजे, सीख के उनको आगे बढ़ाइए। जी। जी। तो आप बहुत ही अच्छा गाते हैं, परंतु हम जानना चाहते हैं कि गायन के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज़ हैं? गायन के साथ साथ मेरा हॉबी है, मैं क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, और इसके साथ ही मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे घूमना फिरना काफ़ी पसंद है। तो अब तक आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं? मैं इंडिया के काफ़ी जगह घूम चुका हूँ। एब्रॉड में भी अगर बोले तो मैं नेपाल तक गया हूँ, नेपाल भी जाके आ गया हूँ, और इंडिया के हर हर क्षेत्र में हर जगह मतलब मैं घूमा हूँ, काफ़ी जगह घूमा हूँ। जी। जी। इंडिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप अभी तक गए नहीं हों और वहाँ जाना चाहते हों? ऐसा तो काफ़ी जगह है, और भी काफ़ी जगह है जहाँ पे जैसा स्पिरिचुअल वे से अगर बोला जाए तो केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इस साल भी मेरा प्लानिंग है केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का भी है, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और जी। भी काफ़ी जगह है काफ़ी घूमने के लिए। जी, तो आप भारत के बाहर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं? देखिए हमारे भारत में ही इतने जगह है, मतलब अगर पूरे घूमते घूमते पूरा जीवन ख़त्म हो जाएगा लेकिन फिर भी हम नहीं देख पाएंगे। तो वैसे मेरे कोई ख़ास इच्छा नहीं है कि बाहर मतलब भारत से बाहर जाने की, ऐसे मेरी कोई ख़ास इच्छा नहीं है। बस मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया ही अगर घूम लूँ तो मतलब ये जीवन सफल हो जाएगा मेरा। जी। जी। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं दूरदर्शन के माध्यम से सभी अभिभावकों को, दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा द्वीप समूह बहुत प्यारा द्वीप समूह है, जन्नत है, जन्नत जैसे जन्नत कहते हैं। बस यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में जो गाते हैं, संगीत के क्षेत्र में संगीत को बढ़ाइए, और यहाँ का जो हरा माहौल है, जैसे हरे भरे माहौल है, उसको बराबर उसमें शांति बनाए रखे। और जो यहाँ अभी आजकल के जो यहाँ पे जो बच्चे हैं मतलब यंगस्टर्स है, वो थोड़ा सा रास्ता भटक रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति से, अंडमान के हर व्यक्ति से, कि उनको सहयोग करे। बस संगीत के थ्रू से ही हम इसको, या स्पोर्ट्स के थ्रू से इस चीज़ को मतलब हम यहाँ से दूर कर सकते हैं और उनको एक सही राह दिखा सकते हैं। अनंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, आप सब भी अपने जीवन के हर एक पल को खुशी के साथ जिएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा ज़िंदगी में
आगे बढ़ते रहिए। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।